सो माय डियर फ्रेंड्स, इस क्लास का पर्पस है आप लोगों के साथ एमसीक्यू डिस्कस करना, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशंस फॉर इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट बजट। ठीक है सर, स्टार्ट करते हैं। जी हाँ जी सर, बोलिए। क्वेश्चन है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब गवर्नमेंट बजट के बारे में क्या करेक्ट है। काफी रिवाइज भी होने वाला है आप लोगों का गाइस व्हेन वी सॉल्व दिस एमसीक्यूज। सो देखो, गवर्नमेंट बजट क्या है? एस्टिमेटेड आने वाले साल के लिए एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, राइट? एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एनुअल, ऑब्वियसली एनुअल बेसिस पर। तो बजट इज अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स। ये तो ठीक लग रहा है। इट इज अ डिटेल्स ऑफ एक्चुअल, नहीं एक्चुअल तो पास्ट हो गया, बजट फ्यूचर देखता है। इट ऑफर्स अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अचीवमेंट ऑफ गवर्नमेंट, नहीं। ड्यूरिंग द 5 ईयर प्लान, नहीं। इट इंडिकेट बीओपी स्टेटस, नहीं। सो गाइस, अपने लोग का जो फर्स्ट आंसर था वही सही है कि इट्स अ स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड एनुअल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द गवर्नमेंट, करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? आइए देखते हैं दोस्तों, गवर्नमेंट बजट का क्या ऑब्जेक्टिव है। क्या इनकम एंड वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट करना एक ऑब्जेक्टिव है, इकोनॉमी को स्टेबल करना एक ऑब्जेक्टिव है, जीडीपी को ग्रो करवाना एक ऑब्जेक्टिव है, या जो भी अपने लोग पढ़े हैं सारा एक ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप लोग, सारा ही ऑब्जेक्टिव है। आज देखिए ना, गवर्नमेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ कैसे इंश्योर करता है। एक एग्जांपल दे रहा हूं, प्रोग्रेसिव टैक्सेस से। प्रोग्रेसिव टैक्सेस मतलब रिच पर ज्यादा टैक्स लगा रहा है, जिसका इनकम ज्यादा उस पर टैक्स रेट ज्यादा। सो दैट्स अबाउट इट। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इन्फ्लेशन और ये सब को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट अलग अलग स्टेप्स लेता है बजट के अंदर। और जीडीपी पर नेशनल इनकम का ग्रो करना ऑब्वियसली बाय इन्वेस्टिंग इन इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये एक ऑब्जेक्टिव रहता है। सर्विस सेक्टर, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसीट? मतलब पैसे आ रहे हैं गवर्नमेंट के पास पर टैक्स नहीं है ये। गिफ्ट टैक्स टैक्स है, सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ये तो तीनों ही टैक्स है। एक्साइज ड्यूटी किस पर चार्ज होता है गाइस? अगर पूछ लिया ना, याद रखना मैन्युफैक्चर पर होता है। जैसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि जीएसटी कब चार्ज होता है? जब गुड्स एंड सर्विसेज सेल हो रहे हैं, राइट? परंतु एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पे चार्ज होता है। ये मैंने एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, पर इसका आंसर है नॉन टैक्स रिसीट, डोनेशन। डोनेशन एक नॉन टैक्स रिसीट है। ये देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोग्रेसिव टैक्स इज अ टैक्स which is charged at a decreasing rate when income increases। गलत। प्रोग्रेसिव में जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ेगा आपसे ज्यादा टैक्स रेट चार्ज करेंगे। चार्ज एट अ इंक्रीजिंग रेट when income of the individual increases। डेफिनेटली यस, अपने लोग लिखेंगे चार्ज एट an increasing rate when income of the individual increases। okay, let's see the next question। revenue earned by the government from the property without any legal heir। इसको गैस एशियाड बोलते हैं अपने लोग। ये रहा, इसमें क्या होता है ना, जैसे एक इंडिविजुअल है, उसके कोई एयर्स नहीं है, फ्यूचर जनरेशन नहीं है जो उनका प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे, तो गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है। और ये भी एक गवर्नमेंट के लिए रिसीट ही हो गया, और इसको अपने लोग एशियाड के अंदर कवर करते हैं। अच्छा, याद रखना ये रेवेन्यू रिसीट है, कैपिटल रिसीट नहीं है गवर्नमेंट का। क्योंकि कोई भी चीज कैपिटल रिसीट तब होता है जब उस पैसा आने से असेट कम होता है या लायबिलिटी बढ़ता है। यहाँ पे बस गवर्नमेंट के पास प्रॉपर्टी आया, ना असेट कम हुआ ना गवर्नमेंट की लायबिलिटी बढ़ी, तो ये याद रखना। अच्छा, a tax the burden of which can be shifted on to others। indirect tax, direct tax का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। indirect tax जैसे फॉर एग्जांपल, आज एक मैन्युफैक्चरर एक पर्टिकुलर जीएसटी दे रहा है, होलसेलर एक पर्टिकुलर जीएसटी बियर कर रहा है, रिटेलर, लेकिन ये सारे किस पर ट्रांसफर होने वाले हैं? कस्टमर पर। ये लोग बियर नहीं करने वाले हैं। सो इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स द इम्पैक्ट ऑफ विच लाइज ऑन द पर्सन ऑफ whom it is imposed। इनकम टैक्स, अगर इनकम तुम्हारा तो टैक्स भी तुम्हारा। योर इनकम योर टैक्स, जैसे बोलते हैं ना अपने माई लाइफ माई रूल्स, वैसे योर इनकम योर टैक्स। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट टैक्स? देखिए, वेल्थ और इनकम कहीं ना कहीं आपका पोजेशन के ऊपर है। एक्साइज ड्यूटी मैंने कहा गुड्स के मैन्युफैक्चर पे लगता है। जब भी गुड्स एंड सर्विसेज गेम में आ जाए तब वो इनडायरेक्ट टैक्स का बात होने लगता है। एक्साइज ड्यूटी याद रखना दोस्तों, मैन्युफैक्चर पे चार्ज होता है। दे कैन आस्क यू, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायरेक्ट टैक्स? सोचना क्या है? इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स सेल्स पर, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर, एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चर पर। बता ही दिया आपको मैं। ओके, टैक्स दैट इज इम्पोज्ड ऑन वैल्यू एडेड एट द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन। अब मैं आपको इसके बारे में गाइस बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ये क्वेश्चन ऑब्सोलीट है पर मैं आपको बता दे रहा हूं। वैल्यू एडेड टैक्स, पहले जब गुड्स एंड सर्विसेज पर तो सर्विस टैक्स लगता था, गुड्स पर पहले गाइस वैल्यू एडेड टैक्स वैट लगता था, पर खैर अब इसका रिप्लेसमेंट हो चुका है, बोथ गुड्स एंड सर्विसेज पर जीएसटी लगता है। पर ठीक है, इट इज व्हाट इट इज।
गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स बिकॉज it is an indirect tax, it is a direct tax, it does not have any significant revenue yield. या ऑप्शन डी आपका both B and C. समझना गाइस, समझना गाइस। जी सर बताइए। गिफ्ट टैक्स इज अ पेपर टैक्स इसलिए बोलते हैं गाइस क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड नहीं है। गिफ्ट टैक्स से सिग्निफिकेंट रेवेन्यू गवर्नमेंट जनरेट नहीं करता। इसके बारे में मैं एक बार अपने एमसीक्यू कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में मैं और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा गिफ्ट टैक्स के बारे में, ठीक है। पर पहले अपने लोग कवर करते हैं थोड़ा सा और क्वेश्चंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट? नॉट अ नॉन टैक्स रिसीट मतलब क्या है? टू नेगेटिव मेक अ पॉजिटिव। नॉन टैक्स रिसीट नहीं है मतलब क्या? टैक्स रिसीट है। नॉन टैक्स रिसीट नहीं है मतलब टैक्स रिसीट है। तो आप लोग देखिए यहाँ पर फीस है, फाइन्स है, ग्रांट्स एंड डोनेशंस है, ये सब नॉन टैक्स रिसीट है। पर आपको बोला गया नहीं है तो टैक्स रिसीट मांग रहा है। टैक्स रिसीट तो गिफ्ट टैक्स ही है जनाब। हाँ जी सर बिल्कुल सही बोलते हैं आप। सर आगे बात करिए आप। मैंने बोला ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन द इंडियन गवर्नमेंट बजट? इंटरेस्ट पेमेंट, हाँ रेवेन्यू है, क्योंकि इंटरेस्ट जब पे हो रहा है गाइस तो आप समझिए ना, तो कोई एसेट गवर्नमेंट के पास आ रही है ना गवर्नमेंट की कोई लायबिलिटी कम हो रही है, तो यस इंटरेस्ट पेमेंट। डिफेंस परचेजेस सिमिलर। वेज बिल ऑफ द गवर्नमेंट, वेज बिल मतलब गवर्नमेंट जो सैलरीज देती है, तो गाइस ऑल ऑफ द अबव होगा। लेकिन एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, नीचे में मैंने एक ऐसा क्वेश्चन डाला भी है, याद रखना दोस्तों, जब भी मैं बात नेशनल डिफेंस पे खर्चे का करता हूं ना, नेशनल डिफेंस सिर्फ कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है या सिर्फ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है, इट इज बोथ कैपिटल एंड रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि आप लोग ये देखो ना, आर्म फोर्सेस के जो सोल्जर्स, आर्म फोर्सेस में जो हमारे सोल्जर्स हैं, उनको जो पैसे मिल रहे हैं, आप लोग ये सोच के देखो, वो क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, कोई लायबिलिटी कम नहीं हो रही है। पर अगर इंडिया कोई डिफेंस टेक्नोलॉजी बाहर से खरीदती है तो इंडिया के पास एक एसेट क्रिएट हो रहा है, तो इसीलिए नेशनल डिफेंस पे किया गया खर्चा दोनों होता है। लेकिन सर फिर आपने इसको सिर्फ रेवेन्यू का क्यों कहा? एक्चुअली मैं बता दे रहा हूं, मैंने देखा ये भी रेवेन्यू, ये भी रेवेन्यू, तो मैं समझ गया, और ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी है। अब मेरा ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, तो इन दोनों को बताने का तरीका ऑल ऑफ दिस है, क्योंकि डिफेंस परचेजेस का भी एक हिस्सा रेवेन्यू होता ही है, तो दैट्स व्हाई आई वेंट विद ऑल ऑफ दिस। ओके जी सर। कैपिटल रिसीट इज द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट विच क्रिएट्स अ लायबिलिटी। हाँ बात सही है, क्योंकि एक मिनट देखते हैं, कैपिटल रिसीट इज द रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट। हाँ क्योंकि हम लोग लोन लिए तो लायबिलिटी क्रिएट हुई, रिड्यूस द एसेट। अगर कंट्री का कोई इंपॉर्टेंट एसेट बिका तो बिल्कुल सही है, तो द आंसर इज बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी नहीं, बोथ ए एंड बी। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कैपिटल रिसीट्स ऑफ द गवर्नमेंट? रिकवरी ऑफ लोन। देखिए जब लोन रिकवर हो रहा है, देखिए कैपिटल रिसीट क्या होता है? जब गवर्नमेंट का असेट कम हो या लायबिलिटी बढ़े तब कैपिटल रिसीट है। आज लोन रिकवर हो रहे हैं, गवर्नमेंट ने जो लोन दिए थे वो एक असेट था, क्योंकि फ्यूचर में मिलने वाला था, अब मिल रहा है, तो ये तो कैपिटल रिसीट है। बोरोइंग्स, लायबिलिटी बढ़ रही है बोरोइंग से। डिसइन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट अपना जो ओनरशिप है कुछ शेयर्स में गवर्नमेंट कंपनी में वो बेच रही है, तो यार असेट कम हो रहा है, तो हाँ जी ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर टू गो अहेड विथ। जी सर बिल्कुल सर, आगे बात करें सर। मैं बोला लेट्स सी, कैपिटल रिसीट इज द एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जिससे असेट बढ़ता है, हाँ जी, और लायबिलिटी घटता है, हाँ जी, असेट्स आर इंक्रीज, लायबिलिटी डिक्रीज, तो सी है आंसर। 17, डेफिसिट बजट का मतलब जब गवर्नमेंट का खर्चा, एक्सपेंडिचर ज्यादा हो कंपेयर टू गवर्नमेंट का रिसीट्स, ठीक है जी सर। रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच द गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज, गवर्नमेंट डेफिसिट बजट है, देखो क्वेश्चन है डेफिसिट बजट, सरप्लस नहीं है, इन विच गवर्नमेंट बजट एक्सपेंडिचर इज मोर देन द रेवेन्यू ना, इज मोर देन द रिसीट्स। जी सर बिल्कुल, तो इसका आंसर हो गया मोर देन इट्स बजटेड रिसीट्स। ओके जी सर। तो अब अपने लोग देखने वाले हैं इस क्वेश्चन के बारे में, विच इज व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। दोस्तों याद करिए, अपने लोग 3 कंसेप्ट ऑफ डेफिसिट पढ़े हैं, एक रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, और अपने लोग एक और कंसेप्ट पढ़े थे विच वाज प्राइमरी डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट में सिंपल भाषा में बोलूं तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, खत्म। फिस्कल डेफिसिट अगर आपको मैं बताऊं तो याद रखना, यहां पर हम लोग क्या करते हैं, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, पर टोटल रिसीट्स में एक रिसीट कंसीडर नहीं करते हैं, वो है गवर्नमेंट का बोरोइंग्स, डेट बोरोड लायबिलिटीज ऑफ द गवर्नमेंट में कौन सा, वो कैपिटल रिसीट जो गवर्नमेंट बोरोइंग से आया। इसीलिए हमने पढ़ा भी था कि फिस्कल डेफिसिट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोरोइंग्स को इंडिकेट करता है। अब देख लेते हैं यहाँ पर क्या मतलब क्या ऑप्शंस है अपने पास।
टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स अदर देन बोरोइंग। तो सर जी पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। और याद रखना फिस्कल डेफिसिट रियल लाइफ में क्या इंडिकेट करता है, एक और क्वेश्चन आ सकता है, तो दोस्तों याद रखना फिस्कल डेफिसिट रियल लाइफ में गवर्नमेंट बोरोइंग्स इंडिकेट करता है। सीधी बात, नो बकवास। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेज कैन डेफिसिट इन बजट बी फाइनेंस्ड? डेफिसिट मतलब जब पैसे कम है, मतलब गवर्नमेंट का खर्चा ज्यादा हो गया कंपेयर टू द रेवेन्यू, या जो मनी इनफ्लो हुआ, तो उसको कैसे फाइनेंस कर सकते हैं? क्या आरबीआई से बोरो किया जा सकता है? क्या पब्लिक से बोरो किया जाता है? हाँ, बात सही है, आरबीआई से भी बोरो किया जा सकता है, पब्लिक से भी पैसे लिए जा सकते हैं, तो दोनों ही सही है। और अगर करेंसी नोट्स प्रिंट करें तो उसको क्या बोलते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग, याद रखिएगा। ये मैंने बस बता दिया आपको, एग्जाम में आ गया तो आप लोग सक लोगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इम्प्लीकेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट? देखो फिस्कल डेफिसिट का मतलब सिंपल भाषा में गवर्नमेंट का बोरोइंग्स ज्यादा होना। अब देखते हैं, इट लीड्स टू क्राउडिंग आउट, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल, इरोशन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी, ऑल ऑफ दिस। दोस्तों ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए एक एक करके समझाते हैं। अगेन ये क्राउडिंग आउट को भी मैं कवर करने वाला हूं इस वीडियो के एंड में। मैंने एक और कंसेप्ट बताया था, एक और बात बताया था जो मैंने कहा था वीडियो के एंड में कवर होगा, विच इज गिफ्ट टैक्स के बारे में और एक क्राउडिंग आउट के बारे में, ठीक है। पर ऑल ऑफ दिस क्यों होगा? क्राउडिंग आउट को मैं बाद में कवर करता हूं, पहले आप लोग ये समझो इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। इन्फ्लेशनरी स्पाइरल क्यों होगा? आज देखिए गवर्नमेंट अगर खर्चा ज्यादा कर रहा है, फिस्कल डेफिसिट है मतलब गवर्नमेंट बोरो करके खर्चा ज्यादा कर रहा है। अब गवर्नमेंट खर्चा ज्यादा कर रहा है तो ये पैसे लोगों के हाथ में आ रहे हैं, इससे लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ रहा है, जिससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ रहा है। डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई हो रहा है, बिकॉज सप्लाई इज लिमिटेड, तो एक्सेस डिमांड हो रहा है। जब भी एक्सेस डिमांड होता है प्राइसेस ऊपर जाता है। और ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट बोरोइंग्स पे ज्यादा रिलाई कर रहा है तो गवर्नमेंट का मार्केट में रिस्पेक्ट भी डाउन होगा, तो इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी। ऑल ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब बजट इज बैलेंस्ड जब खर्चा और इनफ्लोस बराबर हो, सो टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू टोटल रिसीट्स, ठीक है। सरप्लस इज बजट इज दैट बजट व्हेन रेवेन्यू मतलब रिसीट्स इज ग्रेटर देन द एक्सपेंडिचर, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। द डिफरेंस बिटवीन फिस्कल डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट, याद होगा मैंने आपको बताया था कि अगर कल को कोई गवर्नमेंट बोलती है, प्रेजेंट गवर्नमेंट बोलती है कि नहीं हम लोग तो इकोनॉमी को ठीक से मैनेज कर रहे हैं, वो तो बस प्रीवियस गवर्नमेंट्स का लोन पे इंटरेस्ट का बर्डन इतना है कि हम लोग का बजट डेफिसिट हो रहा है, तो वो चेक करने के लिए हम लोग प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। तो द करेक्ट आंसर इज प्राइमरी डेफिसिट, है ना। क्लास आपका नहीं देखा हुआ है तो ओरिजिनल क्लास देखिएगा, बिकॉज उसमें अपने डिटेल में इसको कवर किया है। ओके, द प्राइमरी डेफिसिट इज इतना एंड इंटरेस्ट पेमेंट इज इतना। फिस्कल डेफिसिट क्या होगा? देखिए फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट इज प्राइमरी डेफिसिट, या फिस्कल डेफिसिट पूछा है तो भाई सीधी सी बात है, दोनों को ऐड करेंगे ना, तो अपना आंसर हो गया 4000, 3500 प्लस 500, 4000। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी किसका है जनाब? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी किसका है? मैं बोला देखो आज अगर हम लोग बात फिस्कल पॉलिसी का करते हैं, क्या ये गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, क्या ये कमर्शियल बैंक का है, क्या ये स्टॉक एक्सचेंजेस का है? आप लोग देखिए कुछ ऑप्शंस तो आप लोग को स्ट्रेट अवे मालूम है कि गलत है। स्टॉक एक्सचेंजेस नहीं हो सकता, कमर्शियल बैंक्स हो ही नहीं सकता। सर फिर ये बताइए आप स्टेट गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है? देखिए कोई भी गवर्नमेंट का है तो आप सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 25A इज द करेक्ट आंसर। फिस्कल डेफिसिट इज अ बजट इज मेजर्ड एज, ये अपने कर रखे हैं कैलकुलेट, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस सम ऑफ टोटल रेवेन्यू रिसीट्स एंड नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। बिल्कुल नहीं समझ में आया, मैं फिर से बोलता हूं दोस्तों, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट। बस टोटल रिसीट में एक चीज मत इंक्लूड करना। क्या मत इंक्लूड करना? जो गवर्नमेंट का डेट है, आई मीन बोरोइंग्स आई शुड से, तो वो मत इंक्लूड करना। तो यहां पर वही तो लिखा हुआ है, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, मतलब टोटल रिसीट्स में ऐड करो कैपिटल रिसीट्स भी और रेवेन्यू रिसीट्स भी, पर कैपिटल रिसीट्स में वो वाला कैपिटल रिसीट्स मत ऐड करना जो गवर्नमेंट बोरोइंग्स की वजह से है। दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। ओके जी सर। Which of the following is not a non-tax revenue receipt? Which of the following is not a non-tax revenue receipt? Not a non-tax revenue receipt का मतलब है is a tax revenue receipt, ठीक है ना सर। क्या वो इंटरेस्ट है, क्या वो एक्सटर्नल ग्रांट्स है, क्या वो डिविडेंड्स है, क्या वो प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट है? मैं बोला देखो सिंपल सी बात है। Which of the following is not a non-tax revenue receipt? देखिए आप लोग समझना बात को, इसमें जो आंसर है हमारा वो है प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट। सर आपको कैसे पता चला? मैंने खाली एक चीज पर फोकस किया, रेवेन्यू रिसीट।
भैया डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट अपना असेट, अपना कंपनी में जो होल्ड था, गवर्नमेंट कंपनीज में जो ओनरशिप था वो बेच रहा है, असेट कम हो रहा है। असेट कम होना मतलब वो तो कैपिटल रिसीट है ना। ये लोग बोल रहे हैं रेवेन्यू रिसीट, गेम ओवर। मैंने 27D कहा, सर जी बात तो सही है। आगे बोले सर अब आप, मैंने बोला लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट टैक्स? हाँ रे भाई जीएसटी नहीं है, सीधी बात। एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू इंक्लूड्स विच ऑफ द फॉलोइंग? एडमिनिस्ट्रेटिव रेवेन्यू मतलब गवर्नमेंट जब कंट्री को चला रही है, ठीक है ना, उस प्रोसेस में क्या वो फाइन्स एंड पेनल्टीज है, क्या वो डिविडेंड है, कमर्शियल रेवेन्यू है, या लोन फ्रॉम अब्रॉड है? कितना इजी क्वेश्चन, आप लोग सोच के देखो एक बार। इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या है इनमें से? यार फाइन्स एंड पेनल्टीज है ना। मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूड़ी खा रहा था, मुझको मिर्ची लगी तो बाइक तेज किया जिससे फटाफट पानी तक पहुंचे। तो माय डियर फ्रेंड्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट फाइन लगाई, पेनल्टी लगाई मेरे ऊपर, दैट इज द करेक्ट आंसर। जब गवर्नमेंट चला रही है कंट्री को तो उस प्रोसेस में गवर्नमेंट के पास क्या कलेक्ट हो रहा है, दैट इज द आइडिया। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो नहीं है, ठीक है ना जी? जी सर बिल्कुल, वही बहुत सिंपल है। आप लोग देखो 30 का बहुत इजी है। डी कैसे? इन्वेस्टमेंट। अरे भाई अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है तो उससे तो असेट बढ़ रहा है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो है जिससे ना तो असेट बढ़े ना तो लायबिलिटी घटे। द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो रेवेन्यू रिसीट एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज, गाइस ध्यान दीजिएगा एक बात पे। जी सर बिल्कुल, यहाँ पर जब बात ये लोग रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कर रहा है, तो जब हम लोग इस का बात कर रहे होते हैं तो वो जनरली रेवेन्यू डेफिसिट दिखा रहा होता है, ठीक है ना। बजट डेफिसिट तो टोटल में होता है, फिस्कल डेफिसिट होता है, हमने पढ़ लिया। टोटल रिसीट्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स, बस टोटल रिसीट्स में गवर्नमेंट बोरोइंग्स मत इंक्लूड करना। और प्राइमरी डेफिसिट मतलब फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो रेवेन्यू डेफिसिट इज द करेक्ट आंसर। इफ यू आर गिवन द फॉलोइंग डेटा ऑफ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी कि टोटल बजटेड एक्सपेंडिचर इतना है, बजटेड रेवेन्यू इतना है, अच्छा एक्सपेंडिचर ज्यादा है, ठीक है। प्रोसीड्स ऑफ ये क्या नाम है, डिसइन्वेस्टमेंट इतना है। प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट गाइस कैपिटल रिसीट्स होता है जो असेट बेचने से आता है, ठीक है ना, बिल्कुल सर। लोन गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट जो बोरोइंग्स है वो यहां पर हमारे को दी हुई है, ओके सर। फिस्कल डेफिसिट क्या है? देखो आप लोग, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, टोटल एक्सपेंडिचर लिखोगे माइनस टोटल रिसीट्स। टोटल रिसीट्स में देखो रेवेन्यू रिसीट 700 हो गया, ये अलाउड है, प्लस प्रोसीड्स ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट, ये कैपिटल रिसीट है पर ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि ये कोई बोरोइंग से नहीं आया, ये असेट बेच कर आया है, ये कैपिटल रिसीट, तो 150। ये लोन नहीं आएगा, है लोन कैपिटल रिसीट, पर फिस्कल डेफिसिट कैलकुलेट करते टाइम अपने लोग बोरोइंग्स इंक्लूड नहीं करते। अब आप लोग को मैं एक गेम बताता हूं, सुनिएगा। स्टूडेंट्स लोग ये कर रहे हैं, पर मैंने तो आपको ऊपर में बता रखा है, क्या बता रखा है, फिस्कल डेफिसिट इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बोरोइंग्स है। तो आप लोग फिस्कल डेफिसिट जैसे ही देखो, आप लोग एग्जाम में माथा काय को लगाते हैं सीधा 150 करोड़ लिखने का, क्योंकि यही गवर्नमेंट का बोरोइंग, और बोरोइंग इज नथिंग बट फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। ये तो मैंने दिखा दिया जिनको फॉर्मूलाज का आदत है, पर जो लॉजिकली सोचेंगे और फ्लो करेंगे थॉट्स, वो ये इस तरीके से ज्यादा बेटर समझेंगे, ठीक है जी। प्राइमरी डेफिसिट इन अ बजट विल बी जीरो व्हेन, प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब होगा दोस्तों? सोच के देखो, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब आप लोग सोचो, प्राइमरी डेफिसिट को जीरो करना है मतलब ये दोनों को बराबर करना है, मतलब ये दोनों को बराबर करना है। कब होगा ये, देखते हैं ये अपने लोग। व्हेन रेवेन्यू डेफिसिट इज जीरो, ठीक है, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आर जीरो, लेट्स सी फिस्कल डेफिसिट इज जीरो, या फिर एनी ऑफ द अबव। मैंने बोला देखो दोस्त, मैंने बोला देखो, अगर 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 नेट इंटरेस्ट पेमेंट आपका जीरो आ गया, नेट इंटरेस्ट पेमेंट आपका जीरो, मतलब ये वाला पार्ट अगर आपका जीरो आ गया तो रियल लाइफ में प्राइमरी डेफिसिट बनेगा ही नहीं ना, फिर तो फिस्कल डेफिसिट तक ही आप कैलकुलेट कर पाओगे। अरे प्राइमरी डेफिसिट तो कैलकुलेट तब करते हो जब इंटरेस्ट पेमेंट बाकी रहता है, तो फिर फिस्कल डेफिसिट से माइनस करके प्राइमरी डेफिसिट निकालते हो। पर अगर इंटरेस्ट पेमेंट कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट का तो इट्स गुड ना, तो नेट इंटरेस्ट पेमेंट और जीरो इज द करेक्ट आंसर। फिस्कल डेफिसिट इक्वल्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है यार, ये अपने लोग शायद तीसरी बार ये क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, टोटल एक्सपेंडिचर ऑन नेशनल डिफेंस, मैंने आपको कहा था गाइस, याद रखना अपने लोग रेवेन्यू या सिर्फ कैपिटल नहीं लिखेंगे, पार्टली रेवेन्यू पार्टली कैपिटल। क्यों? क्योंकि आप देखिए गवर्नमेंट जब सैलरीज दे रही है आर्म फोर्सेस के ऑफिसर्स को तो वो रेवेन्यू है, क्योंकि कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा। पर गवर्नमेंट जब कोई
लेट्स से बाहर से कोई राफेल जेट या ऐसा करके कोई भी फाइटर प्लेन या कोई भी डिफेंस टेक्नोलॉजी खरीदती है तो कंट्री को एक असेट मिलाना, दैट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट्स वाई दोस्तों 35C इज द करेक्ट आंसर हियर। ठीक है, अब चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चलता हूं वो 2 कंसेप्ट पर जिसका मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एक अपने लोग गिफ्ट टैक्स पर और एक कंसेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट पर। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं गिफ्ट टैक्स के बारे में। हमारे इंडियन पार्लियामेंट ने 1958 में गिफ्ट टैक्स लगाया था। सर गिफ्ट टैक्स किस पर देना पड़ता है? अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई गिफ्ट देता है, चाहे किसी भी रूप में, कैश, ज्वेलरी, ऐसा, और वो गिफ्ट का वैल्यू एक सर्टेन लेवल को एक्सीड करता है, तो जिसको गिफ्ट मिलता है उसको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। पर दोस्तों 1998 में गिफ्ट टैक्स इंडिया से हट चुका है, तो इंडिया में अलग से कोई गिफ्ट टैक्स नहीं है। तो सर क्या इसका मतलब ये है कि इंडिया में अब कोई किसी को गिफ्ट देगा तो उस पर टैक्स देना नहीं पड़ेगा? गलत, टैक्स अभी भी देना पड़ेगा, पर अब अलग से गिफ्ट टैक्स नहीं है, इनकम टैक्स एक्ट ही है, इनकम टैक्स का लॉ ही है जो इस गिफ्ट टैक्स को भी कवर करता है। ठीक है ना? अच्छा सर, एक्चुअली में पेपर टैक्स का मीनिंग ये होता है, ध्यान से सुनना आप लोग, पेपर टैक्स का दोस्तों एक्चुअल में मीनिंग ये होता है कि एक ऐसा टैक्स जहां पर बहुत सारे रिटर्न्स, बहुत सारे पेपर्स मेंटेन करने होते हैं, डॉक्यूमेंट मेंटेन करने होते हैं और सरकार के पास फाइल करने होते हैं। ठीक है? हाँ जी सर, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गिफ्ट टैक्स इज वन ऑफ दोस। सर पर इसका आंसर ये क्यों है कि इट डज नॉट हैव अ सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड? एक्चुअली इसमें कोई बेटर ऑप्शन ही नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, आप लोग समझना। अगर ये ऑप्शन होता बिकॉज इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन, तो अपने उसको टिक मारते हैं। पर यहाँ पर 2 बातें सही है गाइज, बी भी सही है और सी भी सही है। सर लेकिन आपने तो हमें बताया था कि इट डज नॉट हैव सिग्निफिकेंट रेवेन्यू यील्ड, इसलिए मैंने बोला हाँ बिल्कुल, परंतु बी और सी मेरा मानना है पर्सनली कि सही आंसर है। पर आपके जो सजेस्टेड आंसर्स थे, जो मुझे सजेस्टेड आंसर मैंने देखा, जहां से मैंने ये क्वेश्चन पिक किया, मैंने देखा सी, इसीलिए मैंने कहा बता दिया आपको सी। पर मेरा एडवाइस रहेगा आप लोगों के लिए कि 2 मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था, लेकिन आप लोग बोथ बी एंड सी के साथ जाए, दैट इज ऑलवेज एडवाइजेबल। ठीक है ना जी? हाँ जी सर। और एक और कंसेप्ट था दोस्तों, विच वॉज द कंसेप्ट ऑफ क्राउडिंग आउट। इसमें मैंने ऑल ऑफ दीज में आपको इन्फ्लेशनरी और ये इरोजन ऑफ गवर्नमेंट क्रेडिबिलिटी समझाया था। ये क्राउडिंग आउट का मतलब क्या है? इसको दोस्तों एक कंसेप्ट है जिसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। अगर एक गवर्नमेंट कंट्री की बहुत ज्यादा बोरोइंग्स पे बिलीव करती है और जो भी बोरो कर रही है वो एक्सपेंडिचर कर रही है कंट्री में, और किसी सेक्टर में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है ना, तो प्राइवेट सेक्टर डिस्करेज हो जाता है। जो प्राइवेट बिजनेसमैन है वो लोग डिस्करेज हो जाते हैं गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट देखकर, तो वो लोग अपना इन्वेस्टमेंट को बाहर निकालते हैं या वो लोग इन्वेस्ट करना कम कर देते हैं। मतलब वो लोग एक साथ मिलकर बाजार से बाहर निकलने लगते हैं। कौन? प्राइवेट सेक्टर। क्यों? क्योंकि वो लोग डर गए हैं गवर्नमेंट का इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट से। माय डियर फ्रेंड्स, इस कंसेप्ट को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। और ऑब्वियसली अगर फिस्कल डेफिसिट है, मतलब गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है, बहुत ज्यादा खर्चा कर रहा है, तो डेफिनेटली क्राउडिंग आउट होगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स मैंने कहा था ऑल ऑफ दिस। So that's it for the day my dear friends. ये था very important discussion on government budget. Please make sure आप लोग assess करें कि आपका कितना मार्क्स आया इस टेस्ट में, और कुछ गलतियां हुई है तो please make sure you correct them. Bye bye everyone.